प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल @Unique+2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? डायमेंशन एनालिसिस। क्या नाम है? डायमेंशन एनालिसिस। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं बीमीय विश्लेषण। क्या कहते हैं? डायमेंशन को कहते हैं बीमीय, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। तो आज हम लोग जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसके बीमीय विश्लेषण के बारे में, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण, पहली हेडिंग इसमें आएगी क्या? बीमा। क्या आएगी? बीमा, जिसको आप लोग कह सकते हैं डायमेंशन। क्या कह सकते हैं? डायमेंशन कह सकते हैं। हिंदी बोले तो इसको आप लोग कह सकते हैं बीमा। क्या कह सकते हैं? बीमा कह सकते हैं। अब ये बीमा वो बीमा नहीं है जो LIC वाले करते हैं, जीवन बीमा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं सोचो कि आज सर जी हम लोगों का जीवन बीमा करवाने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली होता क्या है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए जैसे हम आपको अभी आगे चल करके बताएंगे और कई बार शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि जो बल का मात्रक होता है न्यूटन भी होता है। क्या होता है? न्यूटन भी होता है। बल का मात्रक डाइन भी होता है। बल का मात्रक न्यूटन को हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर लिखें तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस वाले फॉर्म में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया बल का मात्रक। मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है घनत्व, जिसको आप लोग अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का मात्रक क्या होगा? ये होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी होगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी होगा, ग्राम प्रति मीटर क्यूब भी होगा, इवन कुंटल प्रति मीटर क्यूब भी होगा। तो ये सब किसके मात्रक हो गए? केवल घनत्व के मात्रक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम अलग अलग पद्धतियों और अलग अलग उनकी क्वांटिटी को यूज करते हुए अलग अलग मात्रक डिफाइन कर सकते हैं। बीमा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि यदि हमको घनत्व लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? घनत्व लिखा हुआ यानी डेंसिटी लिखा हुआ मिल जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन कौन सी राशियां इसमें मिली हुई हैं। उन राशियों का पता करने के लिए जैसे एक्चुअल में जो घनत्व यानी डेंसिटी हमारा होता है, क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक जो है फंडामेंटल क्वांटिटी मास आ गई, और जो कि जो वॉल्यूम होता है LBH होता है, मीन्स इसमें लेंथ 3 टाइम यूज की जाएगी। तो हमको इससे ये पता चल रहा है, जब हम किसी राशि की बीमा लिख लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारी ये वाली राशि किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। इसी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की बीमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीमा लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने जो यहाँ पे फोर्स लिखा था, क्या लिखा था? फोर्स लिखा था। तो अगर हम फोर्स की बात करें, एक्चुअल में फोर्स क्या होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू आता है मास इंटू एसिलरेशन। क्या आता है? मास इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मास। एसिलरेशन जो हमारा होता है ये क्या होता है? वेलोसिटी में जो चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो टाइम इसमें लगता है, टाइम इंटरवल। ऐसे वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। तो यही हमको जिससे पता चलेगा, इसी पता करने के लिए हमें बीमा की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? बीमा की आवश्यकता हुई। अब जान लेते हैं कि बीमा की डिफिनीशन क्या होती है। तो बीमा की डिफिनीशन यदि आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा वह घात होती है जिसे उसे व्यक्त करने वाली मूल राशियों पर लगाया जाता है। मूल
राशियों पर लगाया जाता है। ठीक है, भौतिक राशि की बीमा क्या होगी? पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है। कौन सी पावर होती है? घात का मतलब क्या हो जाएगा? पावर होती है। कौन सी पावर होती है? मूल राशि मीन्स क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। राशियां हैं तो क्वांटिटीज हो जाएगा जिस पर लगाया जाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास ये करेंगे, चलिए हम लोग फोर्स को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? फोर्स को ही ले लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन को हमने अभी ये भी लिखा है कि ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब किलोग्राम जो हमारा होगा वो क्या होगा? मास होगा। किलोग्राम जो हमारा होगा वो क्या होगा? मास होगा। मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। और बटे में जो सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है मीन्स क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस मास, लेंथ और टाइम पे जो पावर लगी होगी, ध्यान से समझिएगा। इस फोर्स का जो हमारा यूनिट निकला, किसके किसके, ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है? मास से, लेंथ से और टाइम से बना हुआ है। तो इसके मास पे जो पावर लगी होगी, लेंथ पे जो पावर लगी होगी और टाइम पे जो पावर लगी होगी, वही पावर क्या कहलाएगी? फोर्स की डायमेंशन कहलाएगी, फोर्स की बीमा कहलाएगी। जैसे यहाँ मास पे पावर कितना है, ध्यान से देखिएगा। मास पे जो पावर है, ये पावर कितना है? 1। लेंथ पे पावर कितना है? 1। और टाइम पे पावर कितना है? 2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स वाले फार्मूले में मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर क्या है? लेंथ की पावर है 2। लेंथ की पावर क्या है? 2। और जो हमारा टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टाइम। टाइम की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो जो ये पावर है 1, लेंथ की पावर कितना है? 1 है और टाइम की पावर कितना है? -2। यही इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जो हमारा फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। मास इंटू लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि जो फोर्स हमारा होता है ये m इंटू ये होता है। अब हमारा जो A होता है ये क्या होता है? B अपॉन टी होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। और जो वेलोसिटी में चेंज होता है ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज के इक्वल होता है। तो A इज इक्वल टू हमको मिला B अपॉन टी और B इज इक्वल टू क्या होता है? D अपॉन टी। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे D डिस्प्लेसमेंट है। तो हमको ये क्या मिलेगा? m D अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा। अब ये हो गया m इंटू डी इंटू टी की पावर -2। अब ये m हमारा क्या हो जाएगा? E वाला m हमारा हो जाएगा मास, E वाला D हमारा हो जाएगा लेंथ और ये वाला T हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ये क्या होते हैं, जब हम इनको अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज कर ले जाएं और उन क्वांटिटीज पे जो पावर लगी होगी वही पावर हमारा क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। वही पावर हमारा क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। ठीक, शायद आप लोग अब डायमेंशन के बारे में समझ गए हो। तो हम लोग सबसे पहले फटाफट के अंदाज में ये सीख लेते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो पहला हमारा होता है वो क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ। जो हमारा सेकंड नंबर पे होता है क्या होता है? मास होता है। थर्ड नंबर पे हमारा क्या होता है? टाइम होता है। ठीक, फोर्थ नंबर पे हमारा क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक, फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है। सिक्स नंबर पे क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी होता है। क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है। सेवंथ नंबर पे क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है। ठीक, अब
ये हमारी क्या हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अगर हम इनके मात्रकों को भी लिख लें तो इनके मात्रक क्या होते हैं, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ का मीटर होता है, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, एंड टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला होता है, एंड एटलीस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, क्या होता है, मोल होता है। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ये तो हमारी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब ये हमारे क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स। अगर हम अपने इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखें, क्या लिखें, डायमेंशन लिखें, तो वो क्या होगा उसको हम लोग सीख लेते हैं। लेंथ या मीटर, आपको मीटर मिल रहा है तब भी वही लिखना है, लेंथ मिल रहा है तब भी वही लिखना है, मीन्स इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यल, क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। जो मास हमारा होता है उसका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम, कैपिटल लेटर सब रहेगा। टाइम जो होता है इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टेम्परेचर जो होता है इसका कहीं कहीं आपको के मिलेगा, और कहीं कहीं पे इसका थीटा भी मिलता है, क्या मिलता है, थीटा भी मिलता है। नेक्स्ट पे जब हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कैपिटल ए से डिनोट की जाती है। लुमिनस इंटेंसिटी की जब डायमेंशन की बात आएगी तो उसको CD लिख दिया जाता है, एंड अगर इसकी बात आएगी तो इसके डायमेंशन को MOL लिख दिया जाता है, क्या लिखा जाता है, MOL लिख दिया जाता है। यहाँ जब आप थ्योरी लिख रहे थे तो आपको एक वर्ड ये भी लिखना है कि इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक, बीमा को हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट करके या नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग बीमा पढ़ेंगे तो बीमा में ये हमारी काम आने वाली है। मीन्स अब कहीं अगर मीटर या लेंथ की बात की जाएगी तो उसका डायमेंशन हम लोग यल लिखेंगे, किलोग्राम या मास की बात की जाएगी, अगर मास की बात की जा रही है तो हम एम लिखेंगे, टाइम की बात की जा रही है तो टी लिखेंगे, टेम्परेचर की बात की जा रही है तो KR थीटा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाएगी तो एम्पियर में ए लिखेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी की बात की जाएगी तो CD लिखेंगे, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की जाएगी तो क्या लिखेंगे, मोल। अगर इतना आप जान लिए तो फिर आपको बीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। अब हम लोग छोटे से शुरुआत करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, छोटे से। मान लीजिए हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका क्या नाम है, एरिया, क्या नाम है, एरिया। अब एरिया जो होता है ये किसके इक्वल होता है, तो अगर एरिया हम आपसे पूछेंगे तो आप तुरंत बताओगे कि यल इंटू बी होता है, क्या होता है, यल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो अब जो लंबाई होगी वो भी लेंथ ही आएगी और जो चौड़ाई होगी वो भी लेंथ ही आएगी। तो इसकी जो बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो बीमा हो जाएगी यल इंटू यल इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यल स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, L स्क्वायर मिल जाएगा, या आप इसको बोलचाल की भाषा में L2 भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, L2 भी कह सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर हम आए और सेकंड नंबर पे हम आए तो हमको वॉल्यूम मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटी छोटी राशियों का सबसे पहले हम लोग बीमा फाइंड करेंगे। अगर हमको वॉल्यूम मिलता है तो हम ही जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच के इक्वल होता है। अब इसमें लेंथ कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, L3 यानी L पावर 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी, यानी इसकी बीमा कितनी आई, लेंथ पे 3 आई, लेंथ पे कितनी आई, 3 आई। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मान लीजिए हमारे पास में स्पीड या फिर वेलोसिटी है, क्या है, स्पीड या फिर वेलोसिटी है। तो स्पीड और जो वेलोसिटी होता है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा होता है ये किसके इक्वल में होता है। अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ओके, अब हम अगर इसकी बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ में ही आता है, यानी कि ऊपर वाले की बीमा क्या हो गई यल और नीचे वाले की बीमा क्या हो गई टी। इस टी को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एल
-1। क्या हो जाएगा? LT-1। मीन स्पीड या वेलोसिटी आएगी तो हमारी जो बीमा निकल करके आएगी वो क्या आएगी? LT-1 निकल करके आएगी। अब मान लीजिए फोर्थ नंबर पे हमारा स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, हम एक्सीलरेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्सीलरेशन ले रहे हैं। हमने एक्सीलरेशन अगर ले लिया तो इसको देखिएगा भाई, जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल होता है। क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। अब भैया जब वेलोसिटी चेंज होगा, अभी हमने ऊपर क्या निकाला कि जो वेलोसिटी की बीमा होती है वो क्या होती है? LT-1 होती है। अब टाइम क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। इस T को ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी बीमा हमको क्या मिल जाएगी? LT-2। यानी कि एक्सीलरेशन की बीमा हमको क्या मिली? LT-2 मिली। क्या मिली? LT-2 मिली। आगे बढ़ते हैं, फोर्स की बीमा निकाल लेते हैं। फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर आता है। किसकी बीमा निकाल लेते हैं? फोर्स। अब फोर्स बराबर क्या होता है? तो जब जैसे हम कहेंगे कि फोर्स बराबर क्या होता है, आप कहोगे कि सर ये मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो देखो, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मास। मास मीन्स हमने आपको क्या बताया है कि जब मास आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। तो मास की बीमा हो गई m, और एक्सीलरेशन की बीमा क्या है? LT-2। इसका मतलब जो मास की बीमा आएगी वो क्या आएगी? MLT-2 आएगी। क्या आएगी? MLT-2। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी में, यानी कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा मास पे 1, लेंथ पे 1 और टाइम पे कितना? -2 वेरी करेगा। ठीक है, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अब फोर्स के बाद में अगर हम कोई और क्वांटिटी ले रहे हैं तो मान लीजिए 6 नंबर पे हमने ले लिया क्या? चलो डेंसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डेंसिटी ले लेते हैं। तो जो हमारा डेंसिटी होता है, इसको आप लोग जान चुके हो कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अभी मास अपॉन वॉल्यूम, मास की बीमा क्या हो गई? m, और वॉल्यूम की बीमा आपने अभी ये फाइंड की है, क्या हो जाएगी? L3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L3 हो जाएगी। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m, और क्या हो जाएगा? L-3। यानी कि डेंसिटी की बीमा क्या निकल के आएगी? ML-3। ऐसे हम लोग बीमा को निकालेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं। अभी कुछ और राशियों की बीमा हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कहाँ तक? डेंसिटी तक निकाल लिया है। डेंसिटी के बाद में हम एक चीज़ और, इस स्लाइड में एक चीज़ आप और देख लीजिए। ये जो फोर्स की बीमा निकली है, किसकी बीमा निकली है? फोर्स की बीमा निकली है। ध्यान रखिएगा, कोई भी फोर्स हो, किसी भी चीज के पीछे क्या लगा हो? फोर्स यानी बल, किसी भी प्रकार का बल हो, एनी टाइप ऑफ फोर्स, एनी टाइप ऑफ फोर्स, सबकी बीमा क्या होगी? MLT-2 होगी। सबकी बीमा क्या होगी? MLT-। एक फोर्स होता है जिसको हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, अंग्रेजी में जाओगे तो नाम चेंज हो जाता है, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट एरिया। फोर्स ऑन यूनिट एरिया। प्रतिबल को छोड़ करके इसकी बीमा MLT-2 नहीं होती है, और किसी के पीछे बल लगा हुआ है तो सारे बलों की बीमा क्या होगी? MLT-2 होगी। वो चाहे फिर गुरुत्वीय बल हो, चाहे विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे पेशीय बल हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे जो भी बल हो, जितने भी बल होंगे सबकी बीमा क्या होगी? MLT-2 होगी। ओके, अब हमने फोर्स देख लिया। क्या देख लिया? फोर्स देख लिया, डेंसिटी देख लिया। चलिए भाई हम लोग प्रेशर की बीमा देख लेते हैं। किसकी बीमा देख लेते हैं? प्रेशर की बीमा देख लेते हैं। 6 नंबर पे थे। 7th नंबर पे मान लीजिए आ गया क्या? प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया होता है। अब ध्यान से देखिएगा, फोर्स की बीमा क्या होती है? MLT-2 होती है, अभी हमने निकाला है। और एरिया की बीमा L2 हमने निकाला है। L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पहले से है तो -2 और 1 मिलकर के क्या बना देंगे? -1 बना देंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा? ML-1T-2। ML-1T-2। अब जो आपका मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, ये सारे की बीमा क्या होती है? यही होती है ML-1T-2 प्रेशर के इक्वल होता है। 7th नंबर पे हमने अगर प्रेशर निकाल लिया, चलिए 8 नंबर पे हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वर्क की बीमा। जो वर्क की बीमा होती है सेम यही एनर्जी की भी बीमा होती है। किसकी बीमा होती है?
एनर्जी की बीमा होती है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स की बीमा हो गई ml, क्या हो गई, mlt-2 हो गई। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी बीमा L, यानी कि वर्क या एनर्जी की बीमा क्या आ जाएगी, L स्क्वायर t-2 क्या हो जाएगा, ml2t-2 हो जाएगी। अब कोई भी वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क हो कोई भी एनर्जी हो, सबकी बीमा क्या होगी, यही होगी, क्या, ml2t-2 होगी। ठीक है, चलिए हम पावर की बीमा निकाल लेते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कह सकते हैं। तो 9th नंबर पे हमने अगर पावर की बीमा निकाली तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की बीमा अभी हमने क्या निकाला है, ml2t-2 निकाला है। टाइम की बीमा क्या हो जाएगी, t, ई वाला t जब ऊपर जाएगा तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ml2t-3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ml2t-3 हो जाएगी। हमने किसकी बीमा निकाल ली, प्रेशर की बीमा निकाल ली। 10th नंबर पे हम लोग किसकी बीमा निकालेंगे, तो 10th नंबर पे अगर हमको बीमा निकालनी है तो हमारे पास में राशियाँ बहुत हैं। राशियाँ क्या हैं, बहुत राशियाँ हैं, किसी की भी बीमा निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग मोमेंटम की बीमा निकाल लेते हैं। मोमेंटम बोलें तो इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। अब संवेग बराबर क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास की बीमा हमने अभी सीखा है m होता है, वेलोसिटी की बीमा हमने सीखा है LT-1 होता है। कहाँ सीखी, ये वेलोसिटी की बीमा क्या होता है, LT-1 होता है। तो इसको जब इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा, mLT-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mLT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो भी राशियां आएंगी सबसे पहले उनका एक्चुअल फार्मूला फाइंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी बीमा आसानी से लिख ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशंस, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको आप लोग कह सकते हैं बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग, ठीक, बीमाओं के उपयोग। इसका बेटा 3 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि किस किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो जो पहला तरीका है वो हमारा ये है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये हमारा पहला यूज है। दूसरा यूज क्या होगा, किसी भौतिक समीकरण, भौतिक राशि के या भौतिक राशि के बीमीय संतुलन के लिए, बीमीय संतुलन के लिए। थर्ड जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि अगर कोई भौतिक राशि है किसी अलग अलग भौतिक राशियों पे डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। 2 भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, यही 3 जो है बीमा का यूज है। यही 3 बीमा का यूज है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। फिर अगला क्या है, भौतिक राशि का बीमीय संतुलन देखना। भौतिक राशि का बीमीय संतुलन मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वालिटी दी हुई, जैसे लिखा हुआ H = ½ GT²।
इसके बीमीय संतुलन का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको सिर्फ ये दिया होता कि जो एच है वो जी और टी पे वैरी कर रहा है, तो जी का कितना पावर लेगा, टी का कितना पावर लेगा, अगर हमको ये रिलेशन फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते, रूल नंबर 3 का यूज करते या यूज नंबर 3 का यूज करते। फिर फर्स्ट वाला कब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो डाइन होता है, न्यूटन और डाइन में आप क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, इन बीमाओं का यूज पढ़ते हैं। पहला यूज पढ़ते हैं, कौन सा यूज पढ़ते हैं, पहला यूज पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, एक पद्धति के मात्रों को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, दूसरे पद्धति के मात्रक में, दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये हमारा फर्स्ट यूज है। देख लेते हैं। एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 जब आप लोग मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके यूनिट के क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अव्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स यदि हम उसके न्यूमेरिकल मान का मान बढ़ाएंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यदि हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का मान घटाएंगे तो जो उसकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे आप दुकान पे गए, अब आपने दुकान से क्या कहा, दुकानदार से कि भाई साहब हमको 1 kg शुगर चाहिए, क्या कहे, 1 kg शुगर चाहिए। अब आपको लेना है शुगर, क्या लेना है, शुगर। आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यूनिट क्या है, केजी है। अब इसी शुगर को उतनी ही क्वांटिटी में लेने के लिए कोई दूसरा पहुंचा और उसने क्या कह दिया कि भाई साहब हमको 1000 ग्राम क्या दे दीजिए, शुगर दे दीजिए। क्वांटिटी तो सेम है ना, 1 kg में 1000 ग्राम ही होता है, सेम है। बट यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1000 है। दोनों में चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। वही हम आपको बता रहे थे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसके यूनिट के साथ में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स यहाँ केजी क्या था, बड़ा वाला मात्रक था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। ग्राम छोटा वाला मात्रक लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 1 से कितना हो गया, 1000 हो गया। इसी को हम कहते हैं कि अगर हमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे में बदलना है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमीय विधि से उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, आइए हम आपको सिखाते हैं। इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करते हैं n1u1 = n2u2। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम आपको समझाना चाहें तो आप लिख सकते हैं where n1, u1 = ये आपका जो फर्स्ट सिस्टम होगा, कौन सा सिस्टम होगा, फर्स्ट सिस्टम होगा मेजरमेंट का। उसमें n1 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। फर्स्ट सिस्टम n1 = क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में संख्यात्मक मान कहते हैं। और u1 = क्या हो जाएगा, यूनिट। u1 = क्या हो जाएगा, यूनिट। ऐसे अगर हम n2 u2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, n2, u2 की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड सिस्टम मीन्स दूसरी पद्धति। कौन सा, सेकंड सिस्टम मीन्स दूसरी पद्धति हो जाएगा। और इसमें भी जो हमारा n2 होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और जो u2 होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। मीन्स हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ये आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर हम लोग फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो n1 u1 का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। n1 क्या है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, n2 क्या है, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड जो हमारा वो दिया हुआ है क्या, u1, वो है फर्स्ट सिस्टम में हम इसकी यूनिट। जैसे कि हमने 1 kg शुगर कहा था, तो kg जो हो गया वो 1 क्या हो गया, n1, kg क्या हो गया, u1। हमने फिर सेकंड में क्या कहा, 1000 ग्राम शुगर कहा, तो 1000 क्या हो गया, n2, और ग्राम क्या हो गया, u2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कोई, इसको कैसे डिराइव करेंगे देख लेते हैं कि माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि, भौतिक राशि अपने मूल राशि में द्रव्यमान
पर द्रव्यमान नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा यम डिनोट करेंगे। यम डिनोट करेंगे तो हमको समझ में आसानी में यम कामा यल कामा टी पर क्रमशः ए कामा बी कामा सी घातों पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। तो हमारी इस भौतिक राशि की बीमा क्या हो जाएगी? इस भौतिक राशि की बीमा क्या हो जाएगी? हमने आपको क्या बताया है, मूल राशियों पर लगी हुई पावर ही किसी भौतिक राशि की क्या होती है? बीमा होती है। मूल राशियों पर लगी हुई पावर ही किसी भौतिक राशि की क्या होती है? बीमा होती है। तो इसकी बीमा ये होगी। अब मान लेंगे, माना पहली पद्धति में, माना किस सिस्टम में? फर्स्ट सिस्टम में। फर्स्ट सिस्टम में ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? M1 L1 T1 हो गया। लेकिन इसकी जो बीमा होगी वो ABC ही तो रहेगी, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं सकता है। और सेकेंड सिस्टम में, किस सिस्टम में? सेकेंड सिस्टम में क्या हो जाएगा? सेकेंड सिस्टम में ये हो जाएगा, मान लिए M2 L2 T2 हो गया, बट इसकी पावर क्या रहेगी? ABC ही रहेगी। क्या रहेगी? ABC ही रहेगी। तो ये फर्स्ट सिस्टम का हमारे लिए क्या हो जाएगा? U1, और ये सेकंड सिस्टम का हमारे लिए क्या हो जाएगा? U2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले फार्मूले से तो हमको क्या मिलेगा? आइए देख लेते हैं। ये मिलेगा N1 मल्टीप्लाई ऑफ क्या हो जाएगा? M1 L1 T1 ABC इज इक्वल टू N2, ये क्या हो जाएगा? M2 L2 T2 ABC। क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको N2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? N2 फाइंड करना है, तो हमारा N2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? N1, ये हो जाएगा M1 अपान, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये हो गया N1, और ये क्या हो जाएगा? M1 पावर A1 L1 पावर B T1 पावर C डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? N1, और ये हो जाएगा M1 अपान M2 की पावर A L1 अपान L2 की पावर B T1 अपान T2 की पावर C। ठीक, इसी फार्मूले का यूज हम लोग करके एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब ये फार्मूला आपको देखने में जटिल लग रहा होगा, लेकिन जब हम इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल फाइंड करेंगे, जैसे कि क्या, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 1 न्यूटन को, किसको? 1 न्यूटन को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में बदलिए। अब डाइन देख के डरिएगा मत, अब वो वाला डाइन मत सोचिएगा जो घर पे लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो डाइन है, एक्चुअली हम आपको बता भी चुके हैं कि जो हमारे मात्रकों की पद्धतियाँ हैं 3 हैं, MKS, CGS और एक है FPS। MKS में बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और CGS में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। डाइन क्यों पढ़ा, इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, समय मिलेगा किसी दिन तो आपको बता देंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 1 न्यूटन को किस में बदलना है? डाइन में बदलना है। चलिए भाई, अब जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे, और जो नहीं दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। तो हमको दिया हुआ है N1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, N2 नहीं दिया हुआ है, N2 ही हमको फाइंड करना है। U1 बराबर क्या है? न्यूटन। U1 बराबर क्या है? न्यूटन। और U2 बराबर क्या है? डाइन। U2 बराबर क्या है? डाइन। डाइन बोले तो अब यहीं पे आपको ये ध्यान रखना है कि डाइन का मतलब हो गया है हमारा CGS, और न्यूटन का मतलब हमारा क्या है? MKS। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फोर्स की बीमा। क्या लिखेंगे? फोर्स की बीमा। तो जो हमारी फोर्स की बीमा हो जाती है, क्या होती है? MLT-2 होती है। क्या होती है? MLT-2 होती है। अब हम मान लेंगे कि माना U1 इक्वल टू, माना U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 L1 T-2, और U2 इक्वल टू मान लेंगे क्या? M2
L2 T2 की पावर -2। ठीक, इतना जब मान लेंगे बस, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। कौन सा फार्मूला लगा के, N1 U1, हमको तो N2 फाइंड करना है, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं कि N2 इक्वल टू क्या होता है N1, N2 इक्वल टू क्या होता है N1, और N1 के बाद में क्या होता है M1 अपान M2 की पावर A होता है, फिर क्या होता है L1 अपान L2 की पावर क्या होता है B होता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है T1 अपान T2 की पावर क्या होता है C। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, N1 का मान कितना है 1, M1 A B C क्या हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो बल्कि बीमा में M की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। L की पावर कितनी है 1, B की पावर क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 1, T की पावर -2 है, तो यानी C की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको यहाँ पे A इक्वल टू 1 मिलेगा, B इक्वल टू 1 मिलेगा, और C इक्वल टू क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जो M1 है किस पद्धत का है, MKS। MKS में जो हमारा मास यानी द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में होता है, किसमें होता है किलोग्राम में। तो ये हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा kg है और ये हमारा क्या है ग्राम में है। अब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, अगर हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते, इसका पावर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे जो लेंथ होगी MKS में मीटर में होती है, किसमें होती है मीटर, CGS में ये जो लेंथ हो जाती है क्या हो जाएगी सेंटीमीटर में हो जाएगी, पावर क्या होगा 1। यहाँ पे देख लीजिए भैया, टाइम चाहे जिस सिस्टम में जाओगे सेकंड में ही मापा जाएगा, किसमें मापा जाएगा सेकंड में, तो इससे हमको ज्यादा लेना देना नहीं है, पावर -2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम में दिया हुआ है, हमको चेंज किसमें करना है CGS वाले में, तो हम किलोग्राम को क्या करेंगे CGS में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा 1 kg होता है ये 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। ये हो गया भैया, पावर 1 है कोई मतलब नहीं। जो हमारा 1 मीटर होता है ये 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 10⁻² क्या हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या हो गया सेंटीमीटर। सेकंड है, ये अपने आप से कैंसिल हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है, लिख लीजिए सेकंड अपान सेकंड की पावर -2। अब ध्यान से दीजिएगा, जो कटने वाला हो उसको काट दीजिए, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। यहाँ क्या बचा 10⁻³, यहाँ क्या बचा 10⁻²। तो आप लोग जानते हैं इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 1 इंटू पावर ऐड हो जाएगी 10⁻³ और 10⁻² हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ मीन्स 1 न्यूटन। जो हमारा ये दिया हुआ था 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या मिला 1 इंटू 10⁵ डाइन। ध्यान रखिएगा, डाइन की क्वांटिटी कितनी आई है 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन आया है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आया 10⁵ डाइन आया। अगर आपको कन्वर्ट करना है ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कर लीजिएगा कि क्या करना है आपको, 1 जूल को किसमें कन्वर्ट करना है अर्ग में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है अर्ग। आपके आसानी के लिए बताए दे रहे हैं, जो जूल होता है MKS पद्धति में वर्ग का मात्रक होता है, और जो हमारा अर्ग होता है वो क्या होता है CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। जूल क्या है, ये वर्क की यूनिट है इस पद्धति में MKS में। अर्ग क्या है, ये भी वर्क की यूनिट है, बस किसमें है CGS में है। तो आपको 1 जूल को अर्ग में बदलना है, आंसर आपका आएगा 10⁷ अर्ग। कितना आएगा 1 जूल इज इक्वल टू आएगा 10⁷ अर्ग। इसको आप लोग चेंज करके देख लीजिएगा, चेंज करके जब देखिएगा हमको बताइएगा। तो ये था इसका फर्स्ट यूज, ये क्या था फर्स्ट यूज। अब हम लोग जानेंगे सेकंड यूज। सेकंड यूज क्या कह रहा था कि अगर कोई भौतिक राशि दी हुई है, चलते देख लेते हैं कि सेकंड रूल हम लोगों ने क्या लिखा था। तो जो सेकंड रूल हमने क्या लिखा है कि भौतिक राशि के बीमीय संतुलन के लिए, अब मान लीजिए कोई पिंड जो है h ऊंचाई से, कोई पिंड h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर गिर रहा है। h ऊंचाई से कैसे गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक फ्री होकर के अर्थ सरफेस पे वो गिर रहा है। तो जो उसका समीकरण होगा, सेकंड सिचुएशन को हम आपको बता रहे हैं, उसका समीकरण होता है h इज इक्वल टू ½ GT²। और जो हम लोगों ने बीमा पढ़ा है, बीमा के अकॉर्डिंग ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए।
अब हमको ये पता है कि जब h ऊंचाई से फ्री होकर के कोई पिंड गिरेगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा, h इज इक्वल टू हाफ GT² होगा। हाफ छोड़ देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू है। चलिए देख लेते हैं कि बीमा सही है या नहीं है। कैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हम लिखेंगे तो h की बीमा, h क्या है, हाइट, हाइट का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और लेंथ की बीमा क्या होती है, l, लेंथ की बीमा क्या होती है l। चलो लेफ्ट हैंड साइड में l आ गया, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, GT² की बीमा, GT² की बीमा। तो भाई साहब GT² की जब हम बीमा लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, G जो हमारा है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अब हमने आप लोगों को आज ही सिखाया है, क्या सिखाया है, ये ध्यान से देखिएगा कि जो त्वरण होता है, क्या होता है, ये एक्सीलरेशन त्वरण, इसकी जो बीमा होती है क्या होती है, LT-2 होती है। क्या होती है, LT-2 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, जो G की बीमा हो जाएगी ये हो जाएगी LT-2 हो जाएगी। अब T फॉर टाइम है, यहाँ पे T फॉर क्या है, टाइम है, तो टाइम की बीमा क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगी। अब आप ही बताओ, मल्टीप्लाई करने पे अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, -2 + 2 ऐड होगा, क्या हो जाएगा, 0। किसी पर भी पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1। वो चाहे कोई नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे नॉन वेरिएबल हो। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, यल। साफ साफ देखिए, साफ साफ जब देखेंगे तो यहाँ भी यल और यहाँ भी यल। कहने का मतलब इस तरीके से अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा, उसकी बीमा क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बीमीय विश्लेषण का सेकंड यूज। अब हमको पढ़ना कितना है, थर्ड यूज। थर्ड यूज देख लेते हैं। थर्ड यूज में क्या देखेंगे, थर्ड यूज में हमसे ये कह रहा था कि तीसरे वाले में हमको ये पता करना है कि हमारी अगर कोई भौतिक राशि हमको बता दिया गया कि ये चीज इन चीजों पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, तो उसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए एक छोटा सा सवाल मैं लिख रहा हूं, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ये करना है कि एक फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल होता है। क्या होता है, अभिकेंद्र बल। तो ये जो अभिकेंद्र बल होता है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ये जो अभिकेंद्र बल होता है, ये m मीन्स मास, b मीन्स वेलोसिटी, अभिकेंद्र बल होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की ओर कार्य करेगा, मीन्स सर्कुलर मोशन में ये काम आएगा। और सर्कुलर मोशन में r इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस। तो m भी तथा r पर निर्भर करता है, r पर क्या करता है, निर्भर करता है। अभिकेंद्र बल यहाँ लिख लेंगे F, m भी तथा r पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसका समीकरण प्राप्त कीजिए। इसका क्या करना है, समीकरण प्राप्त करना है, समीकरण प्राप्त करना है। कौन सा समीकरण, भौतिक समीकरण प्राप्त करना है। अब भौतिक समीकरण प्राप्त करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि सबके साइड की जो बीमा होगी वो क्या होगी, सेम होगी। आइए देख लेते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत आसान है और 1 मिनट में देख लेते हैं। मान लेंगे कि माना F m, b व m, b व r की क्रमशः a, b व c घात के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक, a, b व c के क्या है, अनुक्रमानुपाती, घात के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब हमारा ये होगा कि ये जो हमारा f है ये प्रोपोर्शनल होगा m पावर a, b पावर b, c सॉरी r पावर क्या होगा, c होगा, r का पावर क्या होगा, c होगा। ठीक, हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों की बीमा लिख देंगे। क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे ये करते हैं कि हम ले लेते हैं f इज इक्वल टू कर देते हैं k, m पावर a, b पावर b, r पावर c। जहाँ पे ले लेंगे, जहाँ ये ले लेंगे कि जहाँ k एक बीमाहीन नियतांक है, बीमाहीन नियतांक। अब बीमाहीन नियतांक है तो इसका मतलब ये होगा इसकी कोई बीमा नहीं होगी और ये हमारी भौतिक राशि पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। मीन्स ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये क्या होगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसको छोड़ देते हैं। दोनों पक्ष, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, बीमा
लिखने पर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बीमा लिखेंगे यहाँ एफ है, एफ इज फोर्स, फोर्स की बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस 2। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम मीन्स क्या है, यम का मतलब मास है, मास की बीमा क्या होती है यम, तो यम की पावर क्या हो गया ए हो गया। ये क्या हो जाएगा भैया, वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 की पावर क्या हो गया, एल टी माइनस 1 की पावर बी हो गया। ये क्या है, रेडियस, रेडियस यानी लेंथ होगी, लेंथ की पावर क्या हो गया सी हो गया। अब इसमें तो कुछ खटर पटर करना नहीं, इसमें थोड़ा सा कर लीजिए, क्या कर लीजिए भाई, जो है इकट्ठा कर लीजिए। तो ये हो गया m की पावर a, क्या हो गया m की पावर a। यल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यल की पावर कितना है यहाँ पे b, और यहाँ पे कितना है c, l की पावर क्या हो जाएगा b प्लस सी, l की पावर क्या हो गया b प्लस सी। अब t यहाँ पे है -1 है, पावर b भी लगा हुआ है, तो t की पावर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। और ये क्या हो गया भैया, ये हो गया एम एल टी माइनस 2। बस इतना कर लिए, बस आपका लग गया, अब तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्या तुलना कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तुलना करने पर। किसकी तुलना करने पर, बीमा की। किसकी तुलना करने पर, बीमा की तुलना करने पर। तो बीमा की जब तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एम की पावर यहाँ 1 है, यहाँ एम की पावर क्या है a है, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। l की पावर यहाँ पे 1 है, l की पावर b प्लस सी है, मीन्स b प्लस सी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एंड यहाँ से t की पावर -2 है और t की पावर यहाँ पे -b है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखिएगा जो लिखा हुआ था उसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ है एम एल टी माइनस 2, और इधर हमको क्या मिला था m की पावर a, l की पावर b प्लस सी और t की पावर -c मिला था। क्या मिला था, ये देखिए t की पावर -b मिला हुआ है, हाँ ध्यान रखिएगा, t की पावर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। अब जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको क्या मिला, a इज इक्वल टू मिला 1, b प्लस सी इज इक्वल टू मिला 1 और -b इज इक्वल टू मिला -2। इसका मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू मिला 2, b इज इक्वल टू क्या मिला 2 मिला। अब ध्यान से देखिएगा, b बराबर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है b प्लस सी इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू रख दें तो c की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हो गया 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा -1, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर आपका ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 पे आ जाइए। किस पे आ जाइए, इक्वेशन 1 पे। लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण में 1 में हमको मिला था f इज इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b, r की पावर c, यही तो मिला था। देख लीजिए एक बार, ये m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c मिला था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यल लिख गया है, ध्यान दीजिएगा। m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c, सबका मान रख दीजिए भाई। तो ये f इज इक्वल टू क्या हो गया, k, a का मान कितना है 1, अब 1 है तो हमको पावर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। b की पावर कितना है, b इज इक्वल टू 2, यानी क्या हो गया b स्क्वायर, r की पावर कितना है भैया, ये देखो c की पावर क्या मिला है -1, तो क्या हो जाएगा r की पावर -1। तो यहाँ से हमको f का जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा k m b स्क्वायर अपान r। क्या मिलेगा, k m b स्क्वायर अपान r। k इज इक्वल टू 1 रखने पर, k इज इक्वल टू 1 रखने पर f इज इक्वल टू मिलेगा m b स्क्वायर अपान r। क्या मिलेगा, mb स्क्वायर अपान r। यही होता है अभिकेंद्र बल का फार्मूला। क्या होता है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला। जब आप लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे, कौन सा, सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल करके, उसमें ये वाला फार्मूला आता है। लेकिन इसको हमने किस विधि से प्रूव किया, बीमीय यानी डायमेंशन का यूज करके प्रूव किया। यही वाला फार्मूला आपको आपकी नेक्स्ट यानी कि जब आप लोग चैप्टर 5 या 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, सर्कुलर मोशन, उसमें आपको यही वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बीमा का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको आप लोग क्या करिएगा, N1 U1 वाला जो हम आपको बताए हैं 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, उसी फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। वेरी इजी न्यूमेरिकल होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी डायमेंशनल एनालिसिस की कहानी, जिसको हमने एक क्लास में समेटने का प्रयास किया है। अगली क्लास में आप लोगों के सामने नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित हूँ।